नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जब से राहुल गांधी तेजस्वी यादव की ये यात्रा, वोट अधिकार यात्रा बिहार में शुरू हुई है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस यात्रा में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, लोग जिस तरह से इससे जुड़ रहे हैं और लगातार ये जो कारवां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आखिर इसकी काट क्या लेकर आए? कैसे एक बार फिर से राहुल गांधी को एक विलन की तरह पेश कर दें? कैसे बताएं कि राहुल गांधी दरअसल झूठ बोल रहे हैं, ये जो कुछ वो कर रहे हैं ये उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, यही सब तो बताने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर के को लेकर अगर कोई एक पार्टी है जो खुलकर पूरा सपोर्ट कर रही है या चुनाव आयोग के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करती हुई नजर आ रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आपको मैं कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर रखना चाहूंगी। कल से आप ये देखिए, कल ये कहा गया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। हो भी सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कैसे उन्हीं के घर के दो प्रधानमंत्री जो हैं वो उन्होंने अपनी किस तरह से शहादत दी है। लेकिन जो कहानियां बताई जा रही हैं उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेपाल के रास्ते से जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो हैं वो आए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अभी पहलगाम जो है होकर चुका है, तो ऐसे में ये आतंकवादी कैसे अंदर आ गए हैं। और सवाल ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो क्या कर रही हैं, होम मिनिस्ट्री हमारी क्या कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये ऐसा लगा कि खबरों से या उस यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये तमाम तरह की बातें कही गई। फिर आप देखिए कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें जो समापन कार्यक्रम होना था, उस समापन कार्यक्रम जो है गांधी मैदान में होना था, उसकी इजाजत नहीं दी गई और अब राहुल गांधी पदयात्रा निकालेंगे। आज आप देखिए कि आज क्या हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा लगातार चल ही रही है और इस दौरान जो पटना में जो कांग्रेस का दफ्तर है उस पर बाकायदा तौर पर लाठी, डंडे, पत्थर लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और हमला बेहद जबरदस्त ये हमला किया गया है। दोनों तरफ से लाठी और डंडे एक दूसरे के ऊपर भांजे गए हैं। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इसमें घायल भी हुए हैं। और ये क्यों किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? कि इसलिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोचिए पार्टी कौन सी पार्टी है ये नैतिकता की और अभद्र भाषा की बात कर रही है। खुद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो जर्सी गाय से लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, कपड़ों से पहचान लेंगे, इस तरह की तमाम भाषा का, निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल अगर अब तक किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो ये तमगा जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ही, उनके सर ही। और यही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर तक भी आप ये देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के ही एक एमपी ने दूसरे विपक्ष के एमपी को भड़वा और न जाने किन किन नामों से पुकारा था। तो ये वो पार्टी है जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि दरअसल जिस को ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में उस शख्स ने प्रधानमंत्री की मां को जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, अब उसको लेकर भी कांग्रेस सामने आ गई है। और कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है कि ये उन्हीं का ही कोई एजेंट है जिसको बाकायदा तौर पर प्लान किया गया है ताकि खबरों से ध्यान भटकाया जा सके और पूरा का पूरा ध्यान जो है सिर्फ मोदी 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 पर ही लगाया जा सके। फर्क देखिए आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। राहुल गांधी बात कर रहे हैं जनता की, जनता के मुद्दों की। एसआईआर क्या है? एसआईआर किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, एसआईआर जनता का मुद्दा है, क्योंकि जनता के वोट की ठगी की जा रही है, उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है और उसको लेकर दिन रात मेहनत करके पहले वो पर्दाफाश किया गया और अब यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है? बीजेपी के लिए मायने रखता है, इन 12 सालों में हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की इमेज को चमकाना, और वो है मोदी। मोदी को गाली दे दी, मोदी को अभद्र भाषा बोल दी, मोदी को ये कर दिया, मोदी को वो कर दिया, यही सब तो वो कहते हुए नजर आते हैं। और अब आप ये देखिए कि देश के होम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री एसआईआर पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं वो एसआईआर को लेकर। और अमित शाह अगर बोले भी है एसआईआर को लेकर तो उसके पक्ष में, उसको डिफेंड करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के ऊपर तो ये चस्पा हो ही गया है, वोट चोर गद्दी छोड़।
लेकिन जैसे राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप किसी को चोर कहें तो सामने आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की। लेकिन वहां तो प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश हैं। अब वो विदेश की यात्रा पे चले गए, जापान चले गए हैं और बिल्कुल वही रटी रटाई स्क्रिप्ट कि वहां से रोते धोते कुछ पीआर के तहत जो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो जापान में 8 9 10 साल से हैं, वहां मजे ले रहे हैं, वो बिल्कुल भगवान की तरह मोदी को बताते हुए सामने निकल कर आते हैं। और आप सोचिएगा अगर उनको इतना ही हिंदुस्तान से मोहब्बत है और मोदी से वो इतना ही इम्प्रेस्ड है कि उन्होंने उनके लिए पता नहीं क्या कर दिया, तो वापस क्यों नहीं आ जाते हैं वो हिंदुस्तान। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो सिर्फ है मोदी की इमेज। इसीलिए हमारी इकोनॉमी का हाल देखिए, हमारे देश का हाल देखिए, नौकरियों का हाल देखिए, देश की अर्थव्यवस्था का हाल देखिए और उसके साथ साथ आप हाल देखिए हमारी विदेश नीति का भी। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी पवन खेड़ा ने जो ये हमला हुआ है दफ्तर पर और उसके अलावा जो लगातार जिसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है वो ब्लो करता हुआ नजर आ रहा है गोदी मीडिया, उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप जरा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है। पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। तो लोग साजिशों को पकड़ चुके हैं, अभी टूल किट नहीं चलेगी क्योंकि एक तरह से इतना हम ये देखें कि रटी रटाई सारी चीजें हो गई हैं कि इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। ये बिल्कुल आम बिल्कुल इंसान भी कोई है ना तो वो उसको भी अब पता चल गया है कि मोदी जी अब क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल वही देखिए कि वही काट के मुझे 4 किलो गाली दी गई, 3 किलो गाली दी गई, गालियों की फहरिस्त है, मुझे गाली दी जाती है। मैं से शुरुआत होती है राजनीति की और मैं पर आकर ही खत्म हो जाती है। और इसीलिए ना सिर्फ देश का जो हाल किया है वो तो है ही, लेकिन अपनी पार्टी का भी उन्होंने क्या हाल कर दिया है वो भी अब सबके सामने है और तमाम चीजें अब तो एक एक करके बिल्कुल खुली किताब की तरह सामने निकल कर आ रही हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते हैं। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सच और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि आप कितना भी कुछ भी करें, आप तोड़ें या किसी भी तरह की कोई बात करें, लेकिन हम अपनी बात पर पूरी तरीके से अडिग हैं। इसको लेकर संजय राउत ने भी अपनी बात को रखा है। सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने कहा है, महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। कौन दे रहा है गाली? देखिए, कार्यकर्ता कोई देता होगा, वो शायद बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं। बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, यात्रा को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। ये हमारा अनुभव है महाराष्ट्र में, ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं। ये तो अभी आपने सुन लिया संजय राउत को और सेम ही बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस स्तर तक वो जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के मामले को लेकर सुनवाई हुई है और अब इसकी सुनवाई 1 तारीख को होनी है। आपको पता है 1 तारीख वो लास्ट डेट है, जब बल्कि 31 तारीख की लास्ट डेट है, 1 सितंबर और 31 तारीख के जब वो फाइनल लिस्ट जो है वो जारी करनी है। 65 लाख मतदाता जो है उनको हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हमें रिस्पांस बहुत जबरदस्त मिलता है तो हम इसकी अवधि को और बढ़ा सकते हैं। अब अवधि को बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर 1 सितंबर को तय किया जाना है, क्योंकि अभी भी आप ये देखिए कि 65 लाख में से सिर्फ 90,000 ही जो है वो एप्लीकेशन अभी तक जमा की गई हैं। तो इससे आप समझिए कि अभी भी कितने बड़े पैमाने पर जो वोटर्स हैं
वो इस लिस्ट से बाहर है और ये आंकड़ा 65 लाख से भी और आगे बढ़ सकता है। ये बात लगातार जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक आरटीआई दाखिल की गई थी एसआईआर को लेकर, अंजलि भारद्वाज आपको पता है आरटीआई एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से, और जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है उसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया और लगातार कल से ये खबर बनी हुई है। इसमें कांग्रेस लिख रही है कि आरटीआई में चुनाव आयोग से एसआईआर से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सवाल, एसआईआर के निर्णय को चुनाव आयोग ने कैसे मंजूरी दी, इसकी प्रक्रिया क्या थी? जवाब, इसकी कोई फाइल मौजूद नहीं है। फिर सवाल, आपने एसआईआर के लिए जिस स्वतंत्र मूल्यांकन का हवाला दिया था वो दिखा दीजिए। जवाब, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सवाल, बिहार के 2003 की मतदाता सूची पुनरीक्षण के दिशा निर्देश की प्रति दीजिए। जवाब, वो तो नहीं है, 2025 का आदेश ले लीजिए। साफ है कि चुनाव आयोग जानबूझकर जो जानकारी है उसको छिपा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। चुनाव आयोग का काम साफ सुथरी वोट लिस्ट से तैयार करना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन अफसोस है कि वोट चोरी में बीजेपी का साथ वो दे रहा है, सबूतों को ठिकाने लगा रहा है, देश से सच्चाई छिपा रहा है। शर्मनाक, ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से और किस ढिठाई से ये एसआईआर जो है वो कराया जा रहा है। कुछ भी अब आप सवाल पूछे उसके जवाब जो है वो किस तरह से दिए जा रहे हैं ये आपके सामने है। एक और आखिरी बात और फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। मोहन भागवत जो है उन्होंने जो बातें कही हैं वो चर्चा का लगातार विषय बनी हुई है। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं अब आप देखिए। एक तरफ बात हो रही है संविधान को बचाने की, जातिगत जनगणना की, वोट अधिकार की, ये तमाम बातें हो रही हैं, समान अधिकार की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ वही जो उनका एजेंडा है, हमेशा से किसी से छिपा नहीं है, पिछले 100 साल से देश को बांटना और बांटकर राजनीति करना। शायद कुछ दिन के लिए खामोशी आई थी, लेकिन फिर से वो अपने उसी एजेंडे को पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मथुरा और काशी की वो बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि मुसलमानों को खुद ही अपना हक जो है इस पे से छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर इसको लेकर किसी तरह का कोई आंदोलन होगा तो वो संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकेंगे नहीं। संघ इसमें शामिल नहीं है लेकिन कार्यकर्ताओं को वो रोकेंगे नहीं। तो यानी कि नाक आप ऐसे पकड़ लीजिए या आप हाथ घुमाकर ऐसे पकड़ लीजिए, यानी कि बिना संघ के जो स्वयं सेवक है उसके बगैर क्या संघ को कुछ है क्या? तो आप ये देखिए कि कैसे चुनाव से पहले एक तरह का पूरी बिसात बिछाई जा रही है, और बिसात है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। बिसात है कि कैसे वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीधे तौर पर कि मथुरा और काशी को लेकर कि वो जो है मुसलमान उन्हीं को ही खुद ही जो है वो उनको सौंप दें। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं स्क्रीन पर जिनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ अभी ओमकारेश्वर पांडे जी हैं और अनुराग दीक्षित भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, शायद कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे मेरे साथ फिर से। ओमकारेश्वर जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना नाम है। ओमकारेश्वर जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा ओमकारेश्वर जी, ये सब कुछ जो फिलहाल हो रहा है, खास तौर पर जिस तरह की मारपीट की गई, कल ये कहा गया कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी नेपाल के रास्ते आए हैं, फिर मोदी को गाली दी गई, फिर लगातार कि मोदी को अपमानित किया जा रहा है, और फिर हेडलाइंस डाइवर्ट करना पूरी तरीके से, क्या दिखा रहा है आपको? ये बौखलाहट दिखाता है, खौफ दिखाता है, घबराहट दिखाता है, हाथ से नैरेटिव चला गया ये दिखाता है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो क्या सरकार ने बॉर्डर्स को खुला छोड़ दिया है कि कोई भी आतंकवादी आना चाहे आए, आपको सूचना मिल जाए और आप चुपचाप बैठे रहें? वैसे ही जैसे पहलगाम की आपको सूचना मिल गई और आप चुपचाप बैठे रहे, होने देते रहे, या ऐसा करते हैं आप? या मणिपुर में आपके सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि 900 आतंकवादी बर्मा उसमें बॉर्डर से घुस रहे हैं, कुकी हैं और कौन है आतंकवादी, देश भर के नेशनल मीडिया पे चला दिया, और फिर वो 30-30 के ग्रुप में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? या आपको सूचनाएं मिल जाती हैं, आप उनको रोकते नहीं हैं, और क्या होता है? या ऐसे ही आप एक क्रिएट करना चाहते हैं भय का माहौल? तो मुझे लगता है कि या तो इसके पीछे कोई डिजाइन है, या तो जैसे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, तो पहले से आप अलर्ट जारी कर रहे हैं कि खतरा है और आपको मालूम है कि क्या खतरा है। ये ठीक नहीं है।
दूसरी बात ये, किसी के भी मंच से किसी के भी कोई भी नेता को गाली दे, प्रधानमंत्री को गाली दे, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन ये जांच करना चाहिए कि ये बंदा कौन है, ये कहां से आया, क्या इसको किसने प्लांट किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना, जब कांग्रेस कह रही है कि हमारा आदमी नहीं है, इसको किसने प्लांट किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किसने किया था, वो बंदा कौन निकला। उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी घटनाएं हुई जिसमें लोगों ने अपना नाम और चेहरा बदल के, हिंदू थे तो मुसलमान बन के हमले किए, दंगा कराने की कोशिश की। अभी तो एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बंदा पकड़ा गया है, मेरे पास सबके जिक्र है, सबका डिटेल है। 2025 के कुंभ मेला में जो बॉम्ब की धमकी का आया था, वो 17 वर्षीय आयुष कुमार जायसवाल था, जिसने नासिर पठान नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना के धमकी जारी की थी। बाद में पता चला कि वो हिंदू है और गिरफ्तार हुआ। 2024 में आगरा सांप्रदायिक तनाव के मामले में भी धीरेन्द्र राघव नाम के एक व्यक्ति ने मुस्लिम कपड़ा पहन के फर्जी मुस्लिम पहचान से हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। 2002 में बीजेपी एमएलसी के दमकल सिद्धारुद्ध श्रीकांत निराले ने मुश्ताक अली के नाम से फेसबुक पेज बनाया और एमएलसी बीजेपी एमएलसी की फैमिली को धमकी दी। जांच में पाया गया कि हिंदू था, गिरफ्तार हुआ। 2025 में यूके फ्लाइट बॉम्बिंग, अभय नायक नाम का हिंदू व्यक्ति था, अल्लाहू अकबर चिल्ला के, वो भी उसने आतंकवादी बन के बॉम्ब हॉक्स की धमकी दी और गिरफ्तार हुआ। तो ये कितने केसेस हैं। 2020 के दंगों में भी कई ऐसे मामले आए, कुछ ऐसे मामले आए जहां पर मंदिरों पे और मस्जिदों पे कुछ कुछ फेंकने की कोशिश हुई, इस तरह की चीजें हुई। कई ऐसे मसले आए हैं जो एक दो नहीं है। ये कौन कर रहा है, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। ये दंगा फैलाने वाले लोग जो हैं उनको कौन बढ़ावा दे रहा है। तो बिहार में जो ये पकड़ा गया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल होता है, और क्रिमिनल वो या तो खुद गया है या उसको किसी ने भेजा है। भाई राहुल गांधी अपने मंच को खुद खराब करना चाहेंगे क्या? कोई भी नेता अपने मंच को खुद खराब करना चाहेगा क्या? लेकिन आप अपने मंत्रियों के माध्यम से प्रदर्शन करवाएंगे किसी पार्टी के कार्यालय पे, ये ठीक है क्या किसी भी रूप में? और आप भगवा झंडा लेके जाएंगे और झगड़ा करेंगे। भगवा झंडा झगड़ा लगाने के लिए है क्या? और वो तिरंगा लेके आए, आप भगवा लेके आए और दोनों के बीच में झगड़ा हो, ये कहां से सही है, कहां से लोकतांत्रिक है? और ये इससे इशू डाइवर्ट नहीं हो जाता। इशू तो झगड़ा है ही नहीं। ये जो भी क्रिमिनल इश्यूज हैं, इस पे केस होगा, एफआईआर होगा, कार्रवाई होगी। मुद्दा ये है कि बिहार में चल क्या रहा है, मुद्दा ये है कि गली गली में वहां नारा क्या उठ रहा है और उस पे आपका जवाब क्या है। खुलेआम वो व्यक्ति कह रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन की 6 साल के बच्चे भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हर रोज नए नए उदाहरण आ रहे हैं। अभी एक उदाहरण आया कि एक पूरे गांव के जितने भी निवासी थे वो सब एक घर में पाए गए सूची के मुताबिक। अरे भाई, आजकल के जीरो डिफेक्ट के एज में करोड़ों बल्ब निकलते हैं, उसमें से एक भी फ्यूज नहीं निकलता। उसी टेक्नोलॉजी पे आधारित हमारा सिस्टम है, जो चाहे वो इलेक्शन कमीशन का ये डाटा बनाने का हो या आधार कार्ड बनाने का हो या हमारा पेटीएम कार्ड बनाने का हो। हमारे पेटीएम कार्ड में तो कोई गड़बड़ नहीं निकलता है। तो ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? इतने मैसिव पैमाने पे कहां से गड़बड़ी हो रही है? जब तक आप मैनुअल गड़बड़ी नहीं करें, मशीन गड़बड़ नहीं करता है। तो इतने डाटा में फर्जी जो चेहरे, नाम, पते, घर, ये वो निकल के आ रहे हैं। आप उस पर जांच कराने की बजाय, उस पर रिस्पॉन्स करने की बजाय आप उसको दूसरा कलर दे रहे हैं। आप उसको कम्युनल, अभी तक तो कम्युनल कलर मिला नहीं था आपको, कम्युनल कलर इंजेक्ट करना है, आतंकवादी कलर इंजेक्ट करना है, तो आप उसके बहाने बना रहे हैं। ये देश को समझ में आ रहा है। मसला दरअसल इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। 65 लाख वोटों का जो चोरी का मसला उठा है, बेंगलोर से उठा है, देश भर में घूम रहा है। महाराष्ट्र के आंकड़ों का आपका उस पर जवाब नहीं है, हरियाणा के आंकड़े भी अब आने वाले हैं, बिहार पे आपका जवाब नहीं है और किसी अन्य मसले पे जवाब नहीं है। और सिर्फ वोट चोरी नहीं, आप सरकार चलाने के हर प्रकार के जितने भी वो पहलू हैं महत्वपूर्ण, उन सब में फेल हो चुके हैं। अपने वादों से, अपने दावों से, राष्ट्र की सुरक्षा कर पाने में, पाकिस्तान के मसले पर अमेरिका को जवाब दे पाने में आज रिश्ते इतने बिगड़ गए
कैसे बिगड़ गए? तो फिर आप कैसे रिश्ते बनाते हैं कि जहां गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके साथ मंच शेयर करते हैं, और उनको अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगा। कभी जिनपिंग को सुना है अभी दुनिया में? पुतिन को सुना है किसी किसी कंट्री में जाए उसके जीत का नारा लगाए? ये किसने लगाया था? और अब आप आनन फानन में उसको संभालने सुधारने की कोशिश में और बिगाड़ रहे हैं। कल तक 2 महीने पहले तक हमारे मिलिट्री के लोग और हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लोग साफ साफ बता रहे थे कि 2 फ्रंट वॉर था हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में। उसने डायरेक्टली सपोर्ट किया, मिलिट्री सपोर्ट किया, टैक्टिकल सपोर्ट किया, एक्टिव सपोर्ट किया, और उसको एनडीए ने एनिमी नंबर 1 घोषित कर रखा है। अब वो आपका फ्रेंड नंबर 1 होने जा रहा है। फ्लाइट आपने बंद की है, टिकटॉक आपने बंद किया है, सारे जो प्रतिबंध हैं वो आपने लगाए हैं। अब वो ठीक हो गया। और अगर मार्केट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से भी अगर आप देश को, दुनिया को समझाना चाहते हैं कि चीन के साथ रिलेशन, एक तो ऑन रिकॉर्ड आइए, सच बोलना शुरू करिए तो देश को भी अच्छा लगेगा। 2 महीने पहले कहेंगे छोटी छोटी आंख वाला, मेड इन इंडिया कहेंगे, और फिर कहेंगे कि लिपुलेख से और कहीं से हम 3-3 बॉर्डर पॉइंट खोल रहे हैं ताकि वहां से माल आना शुरू हो। वहां से जो माल आएगा तो इंडियन इंडस्ट्री का नुकसान होगा। आज भी $100 बिलियन का हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका से जो हमारा ट्रेड था हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारा फायदा था उसमें, उसको रिसेट करना था। और इसको आप करने जा रहे हैं तो आप चीन के चंगुल में फंसने जा रहे हैं। चीन आपसे कमिटमेंट ले लेगा आपके मार्केट का, और फिर आप जो है उसको संभाल नहीं पाएंगे, और चीन आपको किसी और प्रकार की सहायता कर नहीं सकता है। तो ये जो, और मेरा ये मानना है कि चाहे अमेरिका से रिश्ते रखने हो, तोड़ने हो, बनाने हो, चाहे चीन से बनाने हो, बिगाड़ने हो, कुछ भी करने हो, विदेश नीति का मसला नेशनल कॉन्सेंसस का मसला होता है। इस पे नेशनल कॉन्सेंसस पार्लियामेंट में लिया जाता है, पहले आपके कैबिनेट में, फिर पार्लियामेंट में, फिर ऑल पार्टी मीटिंग में आप सबको बताते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है और हमें ये चेंज करने की आवश्यकता है। आप अकेले देश का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं, चाहे आप सरकार में हो, लेकिन आप दिशा को बदल कैसे सकते हैं किसी भी चीज को, और बिगाड़ कैसे सकते हैं? इतने क्या परमाणु जो रिलेशन बने हैं अमेरिका के साथ, और जो दूसरे 4 लेवल के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, वो टूटने जा रहे हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशन के अलावा हमारे कंट्री टू कंट्री रिलेशन भी बिगड़ गए? तो ये कहने का क्या मतलब कि 4 बार फोन नहीं उठाया जा रहा है? फोन तो आप दुश्मन का भी उठाते हैं। फोन तो आपने डीजीएमओ को बताया, विदेश मंत्री अटैक करते हुए बता रहे हैं कि मैं कहां अटैक करने वाला हूं। ये कौन सी बात हुई? आप किसी भी देश में जाएं, एक तो ये अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए, इतनी अफरा तफरी की आवश्यकता नहीं है। मुद्दों को ठीक से पहले देश के घरेलू मुद्दों को सुलझाएं कि यहां पर ये जो इतना बड़ा विवाद उठा है, आपकी पार्टी को क्यों नहीं आश्चर्य हो रहा है कि चुनाव आयोग के आंकड़े इतने गलत हैं? क्या आप श्योर हैं कि वो सारे आंकड़े आपके फेवर में हैं? कहीं ना कहीं तो है। और आप उसके बचाव में उतरते हैं तो उससे भी लगता है। 2 बड़े मुद्दे उठाए थे। एक बात कहा था कि 272 साल लगेंगे आंकड़ा चेक करने में। मैं आपको बता रहा हूं, दे दीजिए, 272 घंटे भी नहीं लगेंगे, क्वांटम चिप का मसला है। दूसरा आपने कहा कि बहू बेटियों के वीडियो फुटेज कैसे दे दें। अरे साहब, बहू बेटियों का तो हमारी बहुओं का, जो गांव की औरतें हैं और जो मुस्लिम औरतें, उनका तो बुर्का उठा के आप चेहरा देखते हैं। और वोटिंग का जो रूम होता है वो वॉशरूम नहीं है, वो वोटिंग रूम है। उसका डाटा औरतें मांग रही हैं, मुस्लिम एमपीज मांग रही हैं, फीमेल एमपीज मांग रही हैं। आप छुपा रहे हैं क्योंकि आपके मन में कुछ और है, वहां आंकड़े कुछ और हैं। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। इस देश को अब 20 लाख नौकरियों का नुकसान होने जा रहा है ट्रंप के फैसले से। उसको आप कैसे संभालेंगे, कैसे देखेंगे? बात उस पर करनी चाहिए। इसलिए ये इस तरह के मंच पे कौन चढ़ गया, किसने गाली दे दी और क्या हुआ, ये सब ड्रामा अब जो है इस देश को कहीं से भी कन्विंस नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये तमाम मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। एक तो ये कि हेडलाइन से कैसे राहुल गांधी को हटाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उनके लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं। और दूसरा, इन तमाम मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। आप ये देखिए कि अब तो वो जो मीडिया है, गुलाम मीडिया, वो तक भी रिपोर्ट कर रहा है कि कैसे
ट्रम्प के इस 50% टैरिफ लगाने से कैसे नौकरियां, 20 लाख नौकरियों का खतरा मंडरा रहा है। लेदर की जो मार्केट है, जो कानपुर से लेकर तमाम जगहों पर है, वो छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं और बड़ी फैक्ट्रियां जो उसमें 50% तक जो है वो काम रोक दिया गया है। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये हाहाकार है देश के लिए, और मोदी जी निकल गए हैं जापान और वहां पर अपनी जय जयकार करवा रहे हैं। सिद्धार्थ जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, ये सब जो कल से खबरें आनी शुरू हुई कि कैसे जैश ए मोहम्मद के आतंकी आ गए, उसके बाद कोई मंच पर आ जाता है, कुछ भी आकर कह देता है, फिर कुछ खबरें आई कि शायद तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, हालांकि उसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन खुद पवन खेड़ा कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इन्हीं की पार्टी का एजेंट है। ये टूल किट है, ये टूल किट सामने लाई गई है ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके। अब अगला ये होगा कि मोदी जी आकर रोएंगे कि उनको गालियां दे दी गई। यानी कि पूरी की पूरी जो राजनीति है बीजेपी की, वो एक शख्स से शुरू होकर एक शख्स पे खत्म हो जाती है। देश चाहे बाहर में जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, बिल्कुल यही तो हम देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सबको, और क्या जनता इतनी भोली है जितना बीजेपी समझ रही है कि हम जैसा चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उसे हाँक लेंगे? मेरे ख्याल से 2024 में इस देश की जनता ने बता दिया कि वो कितनी समझदार है, लेकिन बीजेपी अभी तक शायद नहीं समझ पाई है कि जनता कितनी समझदार है। एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी इनकी, अजय देवगन की, उसका नाम था दृश्यम। उसमें यह स्टोरी बनती है कि पुलिस के थाने में ही अगर डाका पड़ जाए तो इसका मतलब पुलिस खुद बोल रही है कि वो कितनी नालायक है। तो मुझे बताइए, देश की सुरक्षा अगर भाजपा के हाथ में है, बिहार की सुरक्षा अगर भाजपा गठबंधन के हाथ में है, तो इस देश में कोई भी आतंकवादी कैसे घुस जाएगा, या बिहार में किसी के भी कार्यक्रम में किस तरह से, इस तरह से कि कोई हस्तक्षेप कैसे कर देगा, कोई कार्यक्रम को खराब कैसे कर देगा। इसका मतलब ये है कि भाजपा अगर ये कह रही है कि इस देश में पिछले 10 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भाजपा वो सरकार में है, लेकिन वो आतंकवादियों को इस देश में आने से नहीं रोक सकती, इसका मतलब दृश्यम फिल्म की तरह भाजपा सरकार कह रही है कि मैं निकम्मा हूं, मैं देश की सुरक्षा नहीं दे सकता हूं। अगर नीतीश कुमार, जो कि भाजपा के गठबंधन की सरकार है, जिनके जिम्मे बिहार की पुलिस है और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है, वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा आएगा और किसी कार्यक्रम को खराब करके चला जाएगा, इसका मतलब वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस निकम्मा है। तो मेरे ख्याल से ये उल्टा पड़ेगा। भाजपा के साथ में दिक्कत ये हो गई है कि थोड़ी सी हताश हो गई है। अंग्रेजी में सही शब्द है इसका डेस्परेशन। जब आपके साथ डेस्परेशन होता है तो एक हिंदी में उसको कहावत है कि मरता क्या न करता। सबसे बड़ा भाजपा को डर ये है कि भले बिहार में सड़कों पे भीड़ आ रही है वोट चोरी के नाम से, भले नारा ये है कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जब आती है एक जगह, जनता एक जगह इकट्ठा होती है, तो जनता अपनी समस्याओं के बस समस्याएं बात करना शुरू करती है। जैसे उदाहरण के लिए हमें पता है, ये यात्रा जिस समय भागलपुर से होकर गुजर रही थी, तो ये यात्रा उन जगहों पर भी गई जहां पर किसान, बिहार के किसान मखाना की खेती करते हैं। अब बताइए, वोट चोरी के मुद्दे का तो मखाना के किसानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि भीड़ जब जमा होती है, जब जनता जमा होती है, तो वो अपने सभी विषय बात करती है। और भाजपा के को ये अब डर लग रहा है कि भले ये यहाँ पर बिहार में नारा वोट चोरी का हो, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में जनता जमा होगी तो जनता बहुत कुछ बात करेगी। जनता ये भी बात करेगी कि हम जिसको विश्वगुरु समझ रहे थे, उसको तो ट्रंप नाम का एक आदमी ट्विटर पर ही डंडा इतना मार रहा है कि उनका सारा विश्वगुरु निकल गया है। जिसको हम विश्वगुरु कह रहे थे, जिसको हम समझ रहे थे कि वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहा है, उसकी तो कोई दुनिया में कोई पूछ नहीं है। जिसको हम समझ रहे थे कि 56 इंच की लाल आंख है, वो तो चीन के सामने सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। तो ये सब जो नैरेटिव भाजपा के हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, उसके साथ ये डेस्परेशन है, उसके साथ ये हताशा है, उसके साथ ये मजबूरी है कि किसी भी तरह से वहां पर बिहार में भीड़ सड़क पे जमा ना हो। और भीड़ को जमा होने से रोकने के लिए वो कुछ भी, अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का भीड़ को रोकने का व्यवधान क्रिएट कर सकती है, तो वो व्यवधान क्रिएट करेगी। कभी कहेगी कि राहुल गांधी को खुली गाड़ी में घूमना नहीं चाहिए, उनको बंद गाड़ी में घूमना चाहिए। कभी कहेंगे कि हम गांधी मैदान में आपको परमिशन नहीं दे सकते, आप पैदल चलिए। जो पैदल चल रहा है उसको कहेंगे हवाई जहाज पे चलिए, जो हवाई जहाज पे चल रहा है कहेगा कि आप पैदल चलिए। जो रैली कर रहा है उसको कहेंगे कि हम आपको ग्राउंड का परमिशन नहीं देंगे। आप कहिएगा हम ग्राउंड पे नहीं बैठेंगे तो कहेंगे गाड़ी का परमिशन नहीं देंगे। कुल मिला के बहाना इतना ही है
कि किसी भी तरह से भीड़ जमा ना हो, क्योंकि भीड़ जैसे ही जमा होगी जनता अपने विषय के बारे में बात करेगी। सबसे ताजा विषय जिस तरह से ओंकारेश्वर जी ने कहा, 60 लाख लोग इस देश में, जब से ये ट्रंप का कल से टैरिफ लगा है 50%, 60 लाख लोगों के, 60 लाख परिवारों के रोजी रोटी पर बनाई है। चाहे वो तमिलनाडु के तिरुपुर का क्या कहते हैं बनियन और कपड़ा उद्योग हो, या लुधियाना का ऊन का उद्योग हो, चाहे कानपुर के चमड़े का काम हो, चाहे तमिलनाडु के चमड़े का काम हो, सब जगह पर, चाहे बिहार के मखाना हो। मखाना एक ऐसा चीज है जो कि बाजार में बहुत महंगा मिलता है, करीब 1500-1600 रुपए किलो मिलता है। हालांकि किसान को बहुत कम मिलता है, बिहार में किसान को 20-30 रुपए किलो मिलता है, लेकिन खुले बाजार में अगर 1500 किलो मिलता है, इसका मतलब वो एक्सपोर्ट आइटम है। और अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया एक्सपोर्ट, तो मखाना के किसान हो, चाहे कपड़ा उद्योग के लोग हों, चाहे गुजरात के सूरत में हीरा व्यापारी हुए, सब जगह पर करीब ये 60 लाख लोग जो असर जिनके ऊपर पड़ने वाला है, और जिसका असर सीधे सीधे हम रोज सेंसेक्स में देख रहे हैं। भारत का शेयर बाजार रोज औंधे मुंह गिर रहा है। कल जिस औंधे मुंह गिरा था उससे नीचे और आज गिर रहा है, कल परसों जितना गिरा था उससे ज्यादा आज और गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस देश में सामान्य जनता को अब लगने लगा है कि मोदी सरकार के चलते उसकी समस्याएं बढ़ रही है। तो कहीं पर भी लोग अगर जमा होंगे, 200, 500, 5000, 5 लाख लोग कहीं पर भी जमा होंगे, तो यही सब चर्चा होगी कि मोदी सरकार किस तरह से हमको कुछ नहीं कर दे पाई है। और वो चर्चा को रोकने के लिए ये न के न प्रकारेण कुछ भी करेंगे। कभी परमिशन नहीं देंगे, कभी परमिशन को बदल देंगे, कभी कहेंगे कि आपकी जान पर खतरा है, कभी कहेंगे आपके कार्यक्रम में किसी का क्या कहते हैं हस्तक्षेप हो जाएगा, कोई व्यवधान डाल देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता जब आपके पास है, पुलिस जब आपके पास है, मिलिट्री जब आपके पास है, जब इस देश की मिलिट्री बीजेपी के पास है, तो 4 आतंकवादी कैसे इस देश में घुस जाएगा? मिलिट्री क्या कर रही थी? अगर बिहार में राहुल गांधी के कार्यक्रम में कोई आके व्यवधान कर रहा है, तो नीतीश कुमार की पुलिस क्या कर रही थी? इसका मतलब भाजपा खुद बोल रही है कि उसकी पुलिस या उसके हाथ में जो सत्ता है वो सत्ता का उपयोग नहीं कर पा रही है, वो निठल्लापन है। तो मेरे ख्याल से ये भाजपा पर पूरी तरह से रिवर्स जाएगा, क्योंकि ये नैरेटिव जो है अब धीरे धीरे बदल गया है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा भले बिहार में इसको लेके लोग सड़कों पर हैं, लेकिन पूरे भारत में अब हर आदमी के जबान पर आ गया है कि बीजेपी है वोट चोरी करती है, गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए ये बहुत भारी पड़ रहा है। और रोज क्योंकि ये यात्रा आगे बढ़ रही है, रोज इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, और लोग जब जुड़ते हैं तो केवल वोट चोरी का विषय नहीं होता है, अन्य विषय भी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे ओंकारेश्वर जी ने कहा, टैरिफ का विषय भी शामिल हो जाएगा। परसों 2-4 दिन के बाद जिस तरह से हमें पता है कि जिस तरह से राहुल गांधी या दूसरे लोग बोलते हैं, परसों वो बोलते समय उन्होंने ट्रंप साहब के बारे में भी बात की। इसका मतलब वो विषय अब केवल वोट चोरी तक नहीं रहा, आपके विश्व गुरु पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, आपके टैरिफ पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, आपकी विदेश नीति पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। आप जुलाई में तो कह रहे थे कि चीन के छोटी आंख की गणेश जी का बहिष्कार कीजिए, अगस्त में आप खुद चीन के शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा विरोधाभास अगर आप बनाएंगे, जिसे बिहारी में, हम लोग बिहारी के हैं मैडम, बिहार में कहा जाता है डगरा का बैंगन, न इधर का न उधर का। मतलब आप आज कुछ कहिएगा, कल कुछ कहिएगा, परसों कुछ और कहिएगा, तो आपकी जो विश्वसनीयता है वो घटते घटते ये स्थिति हो गई। जी सिद्धार्थ जी, एक जो सवाल मैं यहाँ पूछ रही थी, फिर ओंकेश्वर जी के पास में जा रही हूँ कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ये सवाल वाकई में कर सकती है कि उन नरेंद्र मोदी को इस तरह से अपमानित किया गया, गाली दी गई, क्या उनका ये चेहरा है कि वो इस तरह की बात कर सके? जिन्होंने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उनकी पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर तक, और खुद नरेंद्र मोदी तमाम अपनी सभाओं में, और अब तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच तक में वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, दे हैव द ऑडेसिटी टू से ऑल ऑफ दैट। और उसमें राहुल गांधी ने तो कुछ कहा ही नहीं है। अगर कोई छुटभैया एजेंट किसी का प्लांट किया हुआ वहां के कुछ कह देता है, तो आप माफी मंगवा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से। यानी कि आपकी बस ये कोशिश है कि आपने मीडिया को एक लाइन दे दी कि भाई अब आपको एसआईआर और ये सब नहीं, वो तो वैसे भी नहीं कर रहे थे, अब आपको बस दिन रात राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को गालियां दिलवानी है। तो शुरू किसने किया था? क्या ये सच नहीं है कि मोदी जी ने पिछले चुनाव में भाजपा के मंच से
बिहार के डीएनए पर सवाल किया था, तो डीएनए पर सवाल आपने किया था, तो माफी दूसरा कैसे मांगेगा? और दूसरी बात है, जहां तक तू तड़ाक की बात है, एक वचन में बात करने की बात है, भारत के प्रधानमंत्री ने खुद टीवी पर कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरे तू तड़ाक के संबंध है। अब आप ही खुद बोल रहे हो कि मेरा उसके साथ तू तड़ाक का संबंध है, तो मैं अगर तीसरा आदमी कहूंगा कि वो तू तड़ाक वाला तुमसे तू तड़ाक में बात कर रहा था, तो आप कैसे आपत्ति ले सकते हैं? आप ही ने तो खुद बोला कि मेरा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तू तड़ाक का संबंध है। अब राहुल गांधी ने कहा कि जिसके साथ आपका तू तड़ाक का संबंध है वो आपके साथ तू तड़ाक कर रहा है, तो इसमें आपत्ति कैसे ले सकते हैं? राहुल गांधी कहीं पर, मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक वचन में नहीं कहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ मेरा एक वचन का संबंध है। उसी चीज को राहुल गांधी ने केवल दोहराया कि जिसके साथ आपका एक वचन का संबंध है वो आपके साथ आज तू तड़क कर रहा है, तो इसका मतलब आप बुरा कैसे मान सकते हैं? आप जो कर थे, देखिए एक कहावत है ना, एक बहुत पुरानी एक चुटकुला कहा जाता है कि अकबर बीरबल से अकबर ने पूछा कि मुझे ये बताओ, भारत के बादशाह की दाढ़ी कौन खींच सकता है? तो बोला, बादशाह, भारत की बादशाह की दाढ़ी वही खींच सकता है जो बादशाह के गोद में बैठता है, तो आपका जो युवराज होगा वही खींचेगा। तो मुझे ये बताइए, जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इतने अच्छे संबंध है बताने के लिए उन्होंने खुद टीवी पर कहा कि मेरा उनके साथ तू तड़ाक का संबंध है, उसी को अगर कोई दोहरा रहा है कि जिसके साथ तुम्हारा आपका तू तड़ाक का संबंध है वो आज आपके साथ तू तड़ाक कर रहा है, तो इसमें आप आपत्ति कैसे ले सकते हैं? अब बाकी बात, मैंने कहा ना कि भाजपा को सबसे बड़ी अभी जिसको कहते हैं ना रातों की नींद हराम हो जाना, इंग्लिश में नाइटमेयर्स कहा जाता है, दुस्वप्न कहा जाता है, उसके लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न ये है कि बिहार में जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ रही है, पहले कुछ दर्जन लोग थे, फिर सैकड़ों लोग हो गए, हजारों लोग हो गए, अभी ये यात्रा चलती है तो लाखों लोग साथ हो जाते हैं। जैसे ही लाखों लोग साथ होंगे, वो स्वाभाविक है कि सत्ता से कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने वाले हैं, और लाखों लोग अगर सत्ता से मुश्किल सवाल पूछेंगे तो सत्ता को आज नहीं तो कल तो जवाब देना पड़ेगा। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लाखों लोगों को वहां जमा ही नहीं होने दो, किसी बहाने उनको जमा होने से रोक दो, या तो उनको परमिशन नहीं दो, या तो उस कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान होने दे दो। लेकिन ये जो भी करेंगे, भारत में अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे सत्ता में आए हैं, पिछले 10 साल में आज आरएसएस भाजपा जो सत्ता में आई वो यही कह के आई कि मैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा दूंगा, तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा देने की बात कर रही है वो भारत में अगर सुरक्षा, एक आदमी कोई एक राजनीतिक दल कहीं एक अगर रैली कर रहा है और उस रैली की आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो महाराज आप पूरे देश की जनता को कैसे सुरक्षा दोगे? ये वैसा ही हो गया। मैं अभी आपका कार्यक्रम चल रहा था तो मैं थोड़ा सा एआई को मैंने पूछा, 1999 ना भारत में एक वार्ड में, हम लोग जनरली रहते हैं, कोई भी शहर में रहता है तो एक वार्ड रहता है, सबसे छोटी इकाई एक वार्ड होती है। 1999 में एक वार्ड में एक साल में 72 क्राइम होते थे। आज 2023 में एक वार्ड में 180 क्राइम हो रहे हैं। मतलब भाजपा के राज में पूरे भारत में क्राइम रेट बढ़ रहा है, मतलब अपराध दर बढ़ रहा है, अपराध दर दुगना 2.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे ये बताइए कि जो सरकार इस देश में आई थी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, उसने पहलगाम कैसे होने दिया? समझ में नहीं आया। उसके राज में अपराध दर बढ़ कैसे रहा है? सामान्य जनता पर अपराध दर कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब ही है कि वो खुद बोल रहे हैं कि हम इस देश को ढंग से राष्ट्रीय सुरक्षा देने में, नागरिक सुरक्षा देने में अक्षम है। तो ये जितना इस कार्यक्रम में व्यवधान होगा या किसी के साथ भी किसी भी तरह के कार्यक्रम में, चाहे वो राहुल गांधी के ऊपर व्यक्तिगत हो या उस क्या कहते हैं वोट चोरी की इस यात्रा में किसी भी तरह का व्यवधान अगर होगा तो भाजपा के माथे पर और बड़ा कलंक लगते चला जाएगा। उनकी भलाई इसी में है कि ये यात्रा ढंग से समाप्त हो जाए। वो यात्रा के समय जनता जो सवाल कर रही है उसका ये जवाब देने की कोशिश करें। वो जवाब लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे अलग बात है। देखिए, आप अगर एग्जामिनेशन में जाना है आपको, तो आप एग्जामिनेशन से बच्चा भाग नहीं सकता। एग्जामिनेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप उसमें परीक्षा में जितना आपको समझ में आता है लिखिए, नहीं समझ में आता है तो सीताराम 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 लिख के आइए, और लास्ट में लिखिए कि हम पढ़े नहीं है, मास्टर जी कृपा करके हमको नंबर दे दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि मैं परीक्षा में नहीं जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। परीक्षा में तो जाना ही पड़ेगा। तो ये जो बिहार में जो यात्रा हो रही है, ये बीजेपी सरकार की परीक्षा है। वो इस परीक्षा से बचने की कोशिश कर रही है, बच नहीं सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। आपको परीक्षा देना पड़ेगा, पास हो या फेल हो ये अलग बात है।
बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है आपको इम्तिहान के लिए तो जाना ही पड़ेगा, बिना इम्तिहान के रिज़ल्ट कैसे मिलेगा आपको और इसी इम्तिहान से वो डर रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि कई ऐसे सर्वे आ गए हैं और अभी एक रीसेंट सर्वे भी आया है कि अगर अभी बिहार का चुनाव अगर होता है, तो बीजेपी अपने दम पर किसी भी कीमत पर बहुमत नहीं लाने जा रही है। हालाँकि मुझे फिर भी लगता है कि ये जो सर्वे है, ये बहुत ज़्यादा ही अंडर स्टेटेड उस तरह का है। ये मुझे लगता है कि अगर बीजेपी अपने दम पर वहाँ चुनाव अगर लड़ती है तो उसकी बहुत बुरी गत होने जा रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ओंकारेश्वर जी, मैं मोहन भागवत के बयान पर आना चाहती हूँ। मोहन भागवत ने 75 साल वाले पर भी यू टर्न ले लिया है। वो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को फिर से हवा दे रहे हैं, उसमें वो आग लगा रहे हैं। बेसिकली वो ये कहा गया था कि भाई राम मंदिर के बाद बस हमारा यही एक तरह से सपना है और उसके बाद मथुरा काशी की बात जो है वो नहीं की जाएगी। मोहन भागवत ने खुद कहा था और अब वो मथुरा काशी की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुद अपना हक जो है उस पर छोड़ देना चाहिए और अगर स्वयं सेवक जो है खुद उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं वो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। क्या ये जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है, मोदी की इमेज जिस तरह से खराब हो रही है, वो अपने पॉपुलैरिटी के अपने न्यूनतम स्तर पर खड़े हुए हैं, क्या इसको देखते हुए ये मोहन भागवत सामने निकल कर आए हैं और इस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक उन्होंने बयान दिया है ताकि लोगों के जहन में ये बीज फिर से बोया जाए और इसमें आग लगाई जाए? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो क्लैरिफाई किया है उससे साफ लगता है कि वो या तो खुद कंफ्यूज हैं या वो मोदी सरकार के दबाव में हैं और क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं है। कह रहे हैं कि साहब हमने कहाँ कहा था 75 साल में रिटायर होना, हमने तो मोरोपंत के पुस्तक विमोचन में ऐसे ही कहा था और मैं तो जब कहेंगे रिटायर हो जाऊंगा, नहीं तो जब कहेंगे काम करूंगा। और वैसे ये उनको कहना क्यों पड़ा? क्योंकि मोदी खेमे के लोगों ने ये सवाल उठाए उस पैरेलल क्रिएट करने के लिए कि भाई इनसे मांगोगे तो आपका 75 साल भी हो रहा है। अब वो तो एनजीओ भी नहीं है ना। मोदी जी ने कहा लाल किला से कि वो एनजीओ हैं। एनजीओ हैं तो वो सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो उनके होगी वो या कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भी अगर सीएसआर में वो हैं तो वो तो उसके नीचे आके बैठेंगे। एक एनजीओ का देश में 43 लाख एनजीओ हैं तो एक एनजीओ चाहे कितना भी बड़ा हो, ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जिसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का उसमें हो रहा है फंडिंग और काम कर रहे हैं, देशी विदेशी एनजीओ हैं, उसमें सब हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और बड़े काम हुए हैं। तो उसको तो उन्होंने मिनिमाइज करने की कोशिश की। अब या तो इन पे दबाव है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो जो एक रजिस्टर्ड एनजीओ भी नहीं है उसको आप कहां से रिटायर करवाएंगे? वो किसी पद पे बैठे हुए हैं कि रिटायर हो जाएंगे? वो तो एक अब जैसे किसी मठ में कोई बैठा हुआ है, शंकराचार्य को कहेंगे कि तुम्हारा 75 साल रिटायर। अरे भाई रिटायरमेंट एज उसकी होती है जो पब्लिक लाइफ में है, जो पब्लिक फंडेड पैसे से हमारे टैक्स से बैठा हुआ है, सरकार चला रहा है। या किसी एनजीओ को क्या मतलब कि वो फंड वो करे बैठे ना बैठे, किसी शंकराचार्य को किसी और ऐसे व्यक्ति को, ये बात कोई जमती नहीं है। एक बात, अब वो पहली लाइन में कहते हैं कि हिंदू मुसलमान यही हैं, यहीं के रहेंगे, यहीं पर होंगे, फिर अगली लाइन में कहेंगे कि कुछ और भी होना चाहिए, कहेंगे कि नहीं हमारी आबादी भी बढ़ रही है, घट रही है, उनकी भी घट रही है, सबकी घट रही है, लेकिन 3 बच्चे होने चाहिए। अरे भाई आप कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं करता, भाजपा सरकार नहीं चलाता और आपको ये सब पॉलिटिकल मुद्दे भी आपके पास चाहिए। आप इस देश में अभी जो धराली का हुआ, आप तो मैसिबले से संघ जो वहां पहुंच जाता कि साहब जब अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं तो हम सोशल कार्य करते हुए दिखे ना। हम कह रहे हैं घुसपैठ, घुसपैठ के मुद्दे पे क्या बीजेपी से संघ ने ये सवाल पूछा कि 6 साल अटल जी की सरकार, 11 साल उस आपकी सरकार, 17 साल में तुमने कितने घुसपैठिए निकाले, कितना बॉर्डर मजबूत कर दिया, क्या 100% हो गया है? नहीं तो ये मुद्दे बार बार उठाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये झूठ है। डेमोग्राफिक चेंज आपके रिजिम में कितना बदल गया, कितना रुका? नहीं रुका तो आपको चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ हिंदुओं को डराना है कि देखो डेमोग्राफिक चेंज, बॉर्डर आपके पास है, डेमोग्राफी आपके पास है और ये घुसपैठ 19 लाख एनआरसी में निकले, कितने निकाल दिए आपने?
तो ये जो है इश्यूज जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं कि हम बार बार झूठ बोल रहे हैं, मैं कर कुछ नहीं सकता, जैसे वो हेमंत बिश्व शर्मा, उन्हें वो होना चाहिए, करेंगे नहीं, होना चाहिए। तो ये होना चाहिए का आंदोलन चल रहा है, और मुझे लगता है कि पिछले उससे मोहन भागवत पे बहुत गंभीर दबाव है कि आप इनके रिटायरमेंट का वो न मांगिए, इनको नैतिकता का आईना मत दिखाइए। बीजेपी के उन नेताओं को हम चेहरा दिखा लेंगे कि भाई तुमको तो हमने पॉलिटिकली रिटायर किया था, उस समय जानबूझ के रिटायर करना था, 75 साल का बहाना था, अब वो 75 साल मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, अब संघ भी पीछे हट जाए, बाकी भी पीछे हट जाए। तो उनके दिलों से पूछिए कि जिनको 75 साल कह के पार्टी में साइडलाइन किया गया, ये सिर्फ पार्टी में रिटायरमेंट का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो जो आप कहते हैं उससे पीछे हट जाते हैं, उससे यू टर्न ले लेते हैं और उसी को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। पीओके क्यों नहीं ले पाए? अरे यार पीओके लेके क्या करूंगा, वो तो बहुत सब मुस्लिम इलाका। वाह, तो फिर 40 साल से आप क्यों कह रहे थे पीओके लेना है? तो फिर आप बीच में लड़ाई क्यों रो? आपने हाउस में कहा ना कि 2 दिन अगर और लड़ाई चल जाती तो पीओके हमारे पास आ जाता। 2 दिन से पहले ट्रंप कह रहे हैं कि उसने 24 घंटे का टाइम दिया, आपने 5 घंटे में लड़ाई रोक दी। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं गोदी मीडिया बड़े सावधानी से, मोदी जी ने बड़े स्ट्रांग कमेंट वो लिए हैं, स्टैंड उठाए हैं, और ये तो बहुत वो है, झटका है ट्रंप के लिए। अरे मोदी जी को वो सीधे अपने मुंह से ट्रंप जवाब दे रहा है। देश सिर्फ ये चाहता है कि आप अपने मुंह से जवाब दीजिए। आप दूसरे देशों में खुद मिलने जा रहे हैं ना, आप जिनपिंग से स्वयं मिलेंगे ना, ट्रंप पुतिन से स्वयं मिलेंगे ना। ये बताइए कि जो $76 बिलियन का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, और मात्र 16-20 बिलियन चाइना को कर रहे हैं, 100 बिलियन वो एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारे यहां भर रहा है। तो कोई तरीका है कि हम भी 100 बिलियन एक्सपोर्ट करने लगे चाइना को? एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ेगा नहीं, इंपोर्ट और बढ़ जाएगा, डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। हमारी चीजें जो है, जैसे सीरीज बल्ब और वो छोटे छोटे आंख वाले गणेश जी, और सस्ते मिलने लगेंगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो घुसना चाहता है। उसने जो एजेंडा आपके सामने रखा है वो तो इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है। तो हमारी रणनीति और कूटनीति क्या होनी चाहिए? क्या आपने चाइना से यह कमिटमेंट लिया कि अब वो पाकिस्तान को किसी भी रूप में मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा दुश्मन है इसलिए हम उसमें बीच में रहेंगे? क्या आपने चाइना से यह कमिटमेंट लिया है कि पीओके में वो उसके जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो है, उसको वो छोड़ेगा और भारत को उस पर अलग से निपटने देगा? क्या आपने उससे कमिटमेंट लिया है कि जैसे हमने सिंधु जल रोका वैसे वो ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं रोकेगा और वहां बॉर्डर नहीं बनाएगा? क्या आपने कहा कि ये जो हमारे आतंकवादी यूएन में जाते हैं और उस पर चाइना वीटो कर देता है, अब वो वीटो नहीं करेगा? क्या आप उससे कमिटमेंट ले रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की भागीदारी को, भारत के दावे को चाइना आज तक सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट करेगा? तो किस बिना पे हमारा पूरा मार्केट उसको सौंपा जाएगा? या चाइना, क्या आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि चाइना अपना पूरा मार्केट हमको देने को तैयार है? नहीं, तो वो सिर्फ अडानी को देगा, वो 2-4 बिलियनर्स को देगा, और उसके लिए आप चाइना से रिलेशन सुधार रहे हैं। क्या रशिया आज इस हालत में है कि हमारे प्रोडक्ट्स को ले सके? उसके साथ दोस्ती और उसके डिफेंस रिलेशन, उसके साथ जो हमने ऑयल इंपोर्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन ऑयल इंपोर्ट का फायदा सरकार की बजाय, जनता की बजाय चंद बिलियनर्स को क्यों हुआ? इस पे आप स्पष्टता ले आइए ना। आप रिलेशन जो भी सुधारें वो देश के हक में हो, भारत के हक में हो, भारत के लोगों को रोजगार देने वाले हो या रोजगार छीनने वाले हो, ये इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। और लगता है बिल्कुल। भागवत जी स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। उनको अलग से स्टडी कराना चाहिए। देश स्टडी कर रहा है और देख रहा है कि आपके इस तरह से कंफ्यूज होने या दबाव में आने से हालत क्या हो रही है देश की। जी जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, और यही जो है वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। लेकिन फिर से वही सवाल, जो सवाल मैंने ओंकारेश्वर जी से पूछा था, वही सिद्धार्थ जी के पास मैं आऊँगी कि सिद्धार्थ जी, क्या ये जो सांप्रदायिक कार्ड फिर से खेलने की बात कही है, मथुरा और काशी को फिर से जो ज़िंदा करने की बात उन्होंने कही है, क्या ये एक तरह का उन्होंने एक रोड मैप या एक वो ये बता रहे हैं कि आने वाला बिहार का इलेक्शन आखिर
किन लाइंस पर लड़ा जाना है। वैसे भी बीजेपी बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के तो वो कुछ वैसे कर ही नहीं सकती, वो तो हिल ही नहीं सकती। कोई भी इलेक्शन हो, म्यूनिसिपल पार्टी का भी अगर वो भी इलेक्शन हो तो उसमें भी वो करती है। लेकिन क्या ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो भी तब जबकि एसआईआर को लेकर जो कुछ चल रहा है, मोदी जी की जो स्थिति है वो देश में अब सबको पता है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ अपने न्यूनतम स्तर पर है। मोहन भागवत को ये सब कुछ क्यों कहना पड़ रहा है, संक्षेप में आपसे? जी हाँ, सबसे पहले तो जो भी आरएसएस को किसी तरह की सामाजिक संस्था मानते हैं, उनको आरएसएस का नाम फिर से पढ़ लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो, कहीं पर भी वहां पे न तो सेवा न शब्द है और न ही किसी संस्था का नाम है। स्वयं सेवा मतलब क्या होती है कि आप अपने फायदे के लिए करते हैं, और संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन का एक ही काम होता है, सत्ता प्राप्त करना। तो आरएसएस को कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि वो कोई सेवा का संस्थान है। उसने अपने नाम में ही कहीं पर न जब सेवा कहा है और न संस्था कहा है, तो जो वो खुद नहीं अपने आप को कह रही है वो आप क्यों मान रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कल कहा, मोहन भागवत जी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो शाखा चलाने का एक्सपर्ट हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके संस्था के नाम में राष्ट्र लिखा हुआ है, राष्ट्रीय, तो उनसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कुछ बात करते, बहुत बड़ी बात करते, लेकिन उन्होंने तो बहुत छोटी बात कर दी कि मैं तो शाखा चला के खुश हूं। दूसरी तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी दूसरी पार्टी को राय देते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस उनसे राय लेती है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बीएसपी को वो राय देते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को वो राय देते हैं, लेकिन उन्होंने ये माना कि वो बीजेपी को राय देते हैं। मतलब वो बीजेपी को राय देने वाली संस्था है। और बीजेपी के बारे में उन्होंने बहुत मजेदार बात कही कि वो तो सरकार चलाने में एक्सपर्ट है। अब मुझे समझ में नहीं आता है, भाजपा में तो भाजपा के भा में भारतीयता है। मतलब भारतीय देश प्रेम के बारे में वो बात करते हैं कि बीजेपी का सरकार का काम है इस देश में देश प्रेम बढ़ाना, और हमारी संस्था आरएसएस का काम है राष्ट्रवाद बढ़ाना, तब तो समझ में आता। लेकिन अपने बारे में उन्होंने कहा कि हम शाखा चला के खुश हैं, और बीजेपी के बारे में कहा कि वो सरकार चला के खुश, उसका काम सरकार चलाना है। इसका मतलब अब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि आरएसएस बीजेपी की अनपॉपुलैरिटी को, घटती लोकप्रियता को वो देख रहा है, और वो ये भी जान रहा है कि बीजेपी उन्हीं के क्या कहते हैं स्टेबल से निकली हुई, उन्हीं की जैसे सामान्य भाषा में कहते तो उन्हीं के गौशाला से निकला हुआ बछड़ा है। तो इसीलिए बीजेपी सत्ता में रहे तब तक जितना लाभ होगा वो तो आरएसएस लेगा, लेकिन बीजेपी अगर सत्ता में रहते हुए कोई गलत काम करती है तो उसका घाटा अब आरएसएस कह रहा है कि मैं उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। वो बीजेपी का पाप है। बीजेपी का लाभ जो है वो मेरा है, बीजेपी का पाप जितना भी है वो बीजेपी का है। मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि आरएसएस अब समझ रही है कि बीजेपी का के बारे में इस देश में जो अलोकप्रियता फैल रही है, वो अलोकप्रियता विदेश नीति के कारण हो, वो अलोकप्रियता आर्थिक नीतियों के कारण हो, वो अलोकप्रियता लोगों के गिरते हुए एम्प्लॉयमेंट के कारण हो, रोजगार के कारण हो, वो अलोकप्रियता वोट चोरी के कारण हो। मेरे ख्याल से आरएसएस घुमा फिरा के लोगों को ये कह रहा है कि बीजेपी अगर कोई गलत काम कर रही है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो शाखा चला के खुश हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल शाखा चला के खुश हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट, जो क्या कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाली संस्था अपने आप को कहे कि हम शाखा चला के खुश हैं, और देश प्रेम और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा वो कहे कि वो तो सरकार चला के खुश है। इसका मतलब दोनों को उन्होंने डिमोशन कर दिया है। ये डिमोशन इसीलिए किया क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले साल भारत की जनता ने ये बता दिया कि इस देश में 140 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ लोग बीजेपी इकोसिस्टम या आरएसएस के नैरेटिव को नहीं मानते हैं। इसीलिए बीजेपी को इस देश के 140 में से 115 करोड़ों ने पिछले साल वोट नहीं डाला था। मेरे ख्याल से आरएसएस को वो समझ में आ गया है, तो इसीलिए वो कह रही है कि देश की ये जो अभी वर्तमान पीढ़ी है वो मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे मालूम पड़ गया है। इसीलिए आप लोग सब तीसरा बच्चा पैदा कीजिए ताकि जो आने वाली नस्ल है ना उसको मैं कुछ सिखा के कम से कम वो मेरा समर्थन करे। आप लोग से तो हम हार गए, आप लोग हमारी बात नहीं मानने वाले, ये हम समझ गए। इसीलिए एक नई पीढ़ी आएगी ना, उस पर हम अपना नए सिरे से कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लेकिन अब ये देखना है कि
ये आगे जो एसआईआर का पूरा ये मामला है, अब 1 सितंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये 65 लाख मतदाता जो है, इनकी किस्मत का फैसला क्या होता है, और जब ये यात्रा अपना समापन इसका हो जाएगा तो उसके बाद क्या फिर बिहार में होने जा रहा है, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।